नमो नमः। नमस्कार छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम संधि प्रकरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। संधि की सामान्य जानकारी, संधि के विषय में हमने संधि कितने प्रकार की होती है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने संधि के विषय में ये जाना कि किस शास्त्र के अनुसार, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि को हमने 5 भागों में बांटा और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने संधि को 3 भागों में बांटा। चूंकि हमारे वेद भूषण और विभूषण के पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि को 3 प्रकार से बांटा गया। पहली थी अच संधि, जिसे हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरी थी हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी थी विसर्ग संधि। तो छात्रों, संधि प्रकरण का प्रारंभ करने से पहले आज हम सर्वप्रथम अच संधि को अध्ययन करेंगे। छात्रों, मैंने ये भी आपको बताया था संधि अथवा अर्थार्थ संहिता कहाँ कहाँ पर किन किन परिस्थितियों में होती है। संहित एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे, इस श्लोक के माध्यम से मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। छात्रों, आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है अच संधि। अच संधि का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला अच संधि का जो सूत्र है, अच संधि को हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। अच से अभिप्राय स्वरों से ही है। तो छात्रों, आज का जो हमारा प्रथम सूत्र है वो है इको यणचि। सूत्र है अच संधि का पहला सूत्र इको यणचि। सूत्र को देखेंगे तो सूत्र में हमें 3 पद दिखाई देते हैं, इक, यण और अचि। इक, यण और अचि, ये तीनों के तीनों प्रत्याहार हैं। इक भी एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है और अच भी एक प्रत्याहार। अच प्रत्याहार से अभिप्राय स्वरों से है। इक प्रत्याहार का मैंने वर्णन बताया था आपको, ई, उ, री, ली, और यण प्रत्याहार से अभिप्राय य, व, र, ल इन वर्णों से है। तो आइए इसकी वृत्ति को देखते हैं और जानते हैं इसके स्पष्टीकरण का, इसका अर्थ को देखते हैं। क्या कहते हैं? इकह स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। एक बार फिर देखेंगे, इकह स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। क्या कह रहे हैं? देखिए, इसके माध्यम से इसका अर्थ देखेंगे। इक के स्थान पर यण होते हैं, बाद में कोई स्वर हो तो संहिता के प्रसंग में, संहिता के संधि के विषय में। अर्थात इक से अभिप्राय छात्रों ये है, जो इक दे रखा है, इस इक से अभिप्राय है ये 4 वर्णों से है, ई, उ, री और लृ। इन 4 वर्णों से इक का अभिप्राय है। इनके स्थान पर क्रमशः, अगला जो सूत्र है वो स्थानांतरतम, ये बात को स्पष्ट करेगा। इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल आदेश होते हैं। क्या होते हैं इनके स्थान पर? क्रमशः य, व, र और ल आदेश होते हैं। अब इक स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कहा? बाद में कोई अच हो तो। यदि समान अच होगा, यदि आगे समान अच होगा तो यण संधि न होकर के यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अभिप्राय यह है कि आगे असमान स्वर होना चाहिए। क्या है अभिप्राय? आगे असमान स्वर होना चाहिए। चूंकि ई के स्थान पर ई से अभिप्राय है, ई से दीर्घ ई से भी है, उ से अभिप्राय दीर्घ उकार से भी है, री का अभिप्राय दीर्घ ऋकार से, री का मतलब लृकार से भी है। तो मतलब ये ना सोचना चाहिए कि दीर्घ इकार है तो इसके स्थान पर यह आदेश नहीं होगा। दीर्घ उकार है, दीर्घ ऋकार है और लकार है तो इनके स्थान पर भी क्रमशः यही आदेश होते हैं। अब छात्रों, इसी संधि को अच संधि में जब हम विभाजन करते हैं तो अच संधि का एक भाग आता है यण संधि। इसी संधि को हम यण संधि के नाम से भी जानते हैं। अच संधि का जब विभाग करेंगे, हम विभाजन करेंगे, तो यण संधि को, इसी को यण संधि कहते हैं। समझ में आ गया छात्रों? इक के स्थान पर
यण आदेश होता है संहिता आगे अच होने पर। अच भी असमान अच होना चाहिए, समान अच होने पर दीर्घ संधि हो जाती है। अब छात्रों ये समझ में आया सबको? ये महत्वपूर्ण सूत्र है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला जो सूत्र है वो सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या है छात्रों सूत्र अगला? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या कहते हैं इसके? देखिए, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। क्या कह रहे हैं छात्रों इस सूत्र के माध्यम से? ये अव्यवहितस्य या अव्यवहितस्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, ये दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे, पूर्वस्य बोध्यम। तो क्या कह रहे हैं छात्रों इसके माध्यम से? सप्तम्यंत पद से निर्दिष्ट, सप्तम्यंत पद से निर्दिष्ट कार्य, सप्तम्यंत पद से जो निर्दिष्ट कार्य हैं वो अव्यवहित पूर्व का होता है। जो व्यवधान रहित, अव्यवहित से अभिप्राय व्यवधान रहित, वो पूर्व का होता है, पूर्व का होता है। जैसे उदाहरण के लिए इको यणची सूत्र में, इको यणची सूत्र में जो अची है, जो पद, ये सप्तमी का बोधक है। इसमें सप्तमी है अची में, अची में जो सप्तमी है, अतः अच परे होने पर अव्यवहित, अव्यवहित से अभिप्राय क्या बोलते हैं उसको? अव्यवहित से अभिप्राय है व्यवधान रहित, व्यवधान रहित पूर्ववर्ती इक को यण होता है। अभिप्राय ये है, अब देखो मैं आपको संधि के माध्यम से बताऊंगा, जब संधि करेंगे शुद्धि उपास्य की, जो पूर्व पद होता है उसी को होता है, और सप्तमी से के द्वारा निर्दिष्ट, जैसे अच यहां पर सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट है। जब सिद्धि करेंगे तब आपको विशेष रूप से इसमें बता दिया जाएगा। अगला जो सूत्र है छात्रों वो है स्थानांतरतमः। स्थानांतरतमः क्या है छात्रों? स्थानांतरतमः। यह सूत्र क्या कहता है? प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। क्या कह रहे हैं? देखिए इसका अर्थ देखिएगा, एक वर्ण के स्थान पर, एक वर्ण के स्थान पर कई आदेश उपस्थित होते हैं, कई आदेश हमको प्राप्त होते हैं, परंतु अत्यंत सदृश जो वर्ण होता है उसको हम कई दृष्टियों से भी आंक सकते हैं। उच्चारण स्थान की सदृशता की सबसे अधिक प्रमुखता दी जाती है, उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे प्रमुख उसको प्रमुखता दी जाती है, अतः उसके आधार पर उसके सदृशतम ही आदेश होंगे। उदाहरण आपको देखिए, उदाहरण यहां यह था कि ई के स्थान पर यह भी प्राप्त था, वह भी प्राप्त था, रे भी प्राप्त था, ले भी प्राप्त था। ऊ के स्थान पर यह भी प्राप्त था, वह भी प्राप्त था, रे भी प्राप्त था, ले भी प्राप्त था। री के स्थान पर ले, रे, वह, यह सब प्राप्त थे, किंतु इन री के स्थान पर ले ही होगा, री के स्थान पर रे ही होगा, ऊ के स्थान पर वह ही होगा, और ई के स्थान पर ये तय कौन करता है? ये तय करते हैं जिस प्रकार इकार का उच्चारण स्थान तालु है और यकार का उच्चारण स्थान तालु, दोनों के उच्चारण स्थान समान है, इस कारण से। और सूत्र ने स्पष्ट भी किया, स्थानांतरतम है, जिसका स्थान ही होगा उसके स्थान पर ही होगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि आपको हम प्रमुखता से यहां देते हैं। उसी प्रकार उकार का उच्चारण स्थान भी क्या है? ओष्ठ है, और वकार का भी दंत और ओष्ठ है, ऋकार का भी दंत है और लकार का भी दंत है। उसी प्रकार ऋकार का मूर्धा है और रकार का मूर्धा है। इनके आधार पर सबसे प्रमुखता दी गई है उच्चारण स्थान को। तो ये सूत्र ये प्रसंगे सति सदृशतम आदेश साथ उसके समान वाला ही आदेश होगा। ये नहीं कि री के स्थान पर हम यह कर दे, क्रमशः ई उ री के स्थान पर यह ही आदेश होते हैं। इस बात को सिद्ध करता है। अगला जो सूत्र है छात्रों वो सूत्र है अनचिचय। अगला सूत्र क्या है छात्रों? अनचिचय। अनचिचय सूत्र क्या कहता है छात्रों? अचह परस्य यरो, ये है यरो, अचह परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि। क्या कहता है? अचह परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि। ये क्या कहता है छात्रों सूत्र? ये कहता है अच, अच से अभिप्राय स्वरों से है, अच से परवर्ती यर, यर जो प्रत्यार है, य व र ल वर्णों के, यर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो यर में य व र ल
और वर्गों के पहले से लेकर के पांचवें तक जो वो है वर्ग है, जैसे क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इनके जो पांचों वर्गों के वो हैं वर्णों के 1 से 5 तक वर्ण, और श केवल विकल्प से, इनको विकल्प से द्वित्व हो जाता है। यर के बाद में अच नहीं हो तो यर से पूर्व में अच होना चाहिए, बाद में नहीं होगा तो नहीं होगा। अभिप्राय ये क्या कहता है, ये बात, ये अच के पर में यर प्रत्यार हो तो उसको विकल्प से द्वित्व कर देता है, विकल्प से करेगा द्वित्व। विकल्प की स्थिति है, अगर आप चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। वैकल्पिक स्थिति को कहता है अनिश्चित सूत्र। इसकी मैं अभी सिद्धि, जब शुद्धि उपास्य की सिद्धि हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। स्थिति क्लियर हो? अच्छा छात्रों, अब मेरे एक प्रमुखता की जो बात यहां सामने आई, आपको 42 के 42 प्रत्याहार बना करके देखने हैं और उनको समझना है। मैंने संज्ञा प्रकरण में भी आपको बताया था कि जब तक प्रत्याहारों का ज्ञान आपको सही स्थिति में नहीं होगा तब तक आपको समझने में दिक्कत आएगी और बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। संस्कृत की व्याकरण को समझने के लिए प्रत्याहारों का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, यर प्रत्याहार का ज्ञान हमें होना चाहिए। अभी पहला सूत्र आया था इक्का, यण का, अच का, ये सब हमें ज्ञान होगा तो फटाफट हम समझते हुए चले जाएंगे। तो अब इसकी स्थिति क्या कहता है, अच के पर में यर हो तो उसको विकल्प से द्वित्व करता है। ये इसकी स्थिति में आपको समझाऊंगा। अगला जो सूत्र है छात्रों, महत्वपूर्ण सूत्र है, वो क्या कहता है, देखिए सूत्र देखिए पहले तो, झलाम जश झशी। क्या है सूत्र? झलाम जश झशी। क्या कहता है? स्पष्टम, इसकी आगे की उसकी अनुवृत्ति ले लेते हैं। इति पूर्व धकारस्य दकारः, स्पष्टम इति पूर्व धकारस्य दकार। ये क्या करता है सूत्र? देखिए, झल किसको कहते हैं? अब ये प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। झल किसको कहते हैं? झल एक प्रत्याहार है। झल में प्रत्येक वर्ग के, यथा पांचों वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श, स, ह, जो ऊष्म वर्ण कहते हैं जिनको, वो समाहित होते हैं। झल कौन कौन से होते हैं? पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण और श, स, ह, ये सब झल कहलाते हैं। झल के स्थान पर जश हो जाता है। झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जश। जश से अभिप्राय छात्रों क्या है? जश से ये है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। जश से अभिप्राय प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कब होता है? जब झस प्रत्याहार आगे हो। झस प्रत्याहार से अभिप्राय क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण। झल के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है बाद में जस प्रत्याहार के रहने पर। इन्होंने बताया स्पष्टम इति पूर्व धकार से, जैसे शुद्धि उपास्य में मैं बताऊंगा अभी, पूर्व धकार के स्थान पर दकार हो जाता है। छात्रों, ये सूत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन सब सूत्रों का ज्ञान, मैं दोबारा इस बात की आवृत्ति कर रहा हूं कि प्रत्याहारों का ज्ञान, झल किसको कहते हैं, जस किसको कहते हैं और झस किसको कहते हैं, ये तभी दिमाग में समझ में आएगा। आप मुझको 42 के 42 प्रत्याहारों की सूची बना करके, सारणी बना करके ग्रुप पर प्रेषित करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बार बार लिख करके उन प्रत्याहारों का अभ्यास करें। अगला जो सूत्र है ये है संयोगांतस्य लोपः। क्या है? संयोगांतस्य लोपः। ये क्या कहता है सूत्र? संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। ये क्या कहता है सूत्र? देखिए, संयोगांत पद के अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है। संयोगांत पद के अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है। छात्रों, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आगे का जब हम अध्ययन करेंगे, यण प्रतिषेधो वाच्यम एक वार्तिक आता है, उसके द्वारा इस सूत्र का रोक दिया जाता है। इस सूत्र का क्या नाम से जो सूत्र इसका कहा गया है, इति, ये जो यकार के लोप का विधान करता है, इसका प्रतिषेध करता है। वो आगे की स्थिति हम आप आगे चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो आज हमने ये 5-6 सूत्र पढ़े हैं, इनकी स्थिति में आपको स्पष्ट करूंगा एक सारणी के माध्यम से। चूंकि बोर्ड का अभाव है, इसलिए छोटी सारणी के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली जो हमारी स्थिति बनती है, इको यणची। अब आपके मन में जिज्ञासा हुई छात्र की गुरुजी, इसकी स्थिति को हम कैसे समझें? बिना उदाहरण की स्थिति को समझना जटिल हो जाता है। तो मैंने छोटे से पत्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। यह स्थिति होती है सुधि प्लस उपास्य। तो सुधि प्लस उपास्य में छात्रों हम क्या करते हैं?
जब इक के स्थान पर यण होता है तो इस इकार के स्थान पर यण आदेश होता है। आगे चूंकि असमान स्वर है, अच है आगे, तो इकार के स्थान पर यकार हो जाता है। सुधय प्लस उपास्य, इको यणची की जो स्थिति बन रही है छात्रों देखिएगा, हम शुद्धि उपास्य सिद्धि को कर रहे हैं। इकार के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र के द्वारा होता है? इको यणची सूत्र के द्वारा। अब जो छात्रों हमने जो दूसरा सूत्र पढ़ा था, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो जो पूर्व का पद था इकार, उसके स्थान पर यकार हो जाता है। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य, व्यवधान रहित, चूंकि यहां इन दोनों अचों के मध्य में, इकार और उकार के मध्य में कोई व्यवधान नहीं है, आगे अच दे रखा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, इसके स्थान पर पूर्व के स्थान पर हो जाता है। पूर्व के स्थान की बात कही, धकार के स्थान, जो इकार था इसके स्थान पर यकार आदेश हो जाता है शुद्धि। अब छात्रों जो स्थानीय अंतरतम है सूत्र था, वो ये कहता था सदृशतम, इकार के स्थान पर हमने यकारी आदेश किया है, इकार के स्थान पर हमने क्या किया, यकार किया, इकार के स्थान पर हमने वह तो किया नहीं। ये स्थानीय अंतरतम सूत्र यही कहता था कि उसके स्थानीय होना चाहिए, उसके उच्चारण स्थान की इन्होंने प्रमुखता, उसकी उच्चारण स्थान इत्यादि समान होने चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है छात्रों अनचीच सूत्र की, अनचीच सूत्र क्या करता है, अच के आगे यर हो तो उसको विकल्प से द्वित्व कर देता है। देखिए अच ये था उकार, इसके आगे उकार था, आप पहले की स्थिति में देखिए, इसके आगे यर प्रत्यार का वर्ण था। यर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं मैंने आपको बताया था, 1 से लेकर के 5 तक वर्ण आते हैं। इसके स्थान पर इसको द्वित्व कर दिया, द्वित्व करने के बाद एक धकार और आ गया, ये आ गया, ये तो स्थिति और उपास्य आ गया। अनचीच सूत्र छात्रों ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक स्थिति है, जरूर वैकल्पिक स्थितियां विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। वैकल्पिक स्थिति नहीं भी होगा और होगा भी, अगर करना चाहेंगे तो होगा, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब छात्रों जो अगला जो सूत्र है इसमें इसी के माध्यम से समझिएगा, झलाम झस झसी सूत्र क्या था, झलाम झस झसी सूत्र क्या कहता था छात्रों देखिएगा, झलाम झस झसी क्या कहता है, इस धकार के स्थान पर, झल के स्थान पर, झल क्या है यहाँ पर, झल छात्रों यहाँ पर है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, झल के स्थान पर, झलों के स्थान पर, झल है ये चौथा वर्ण है, त थ द ध, इसके स्थान पर जश हो जाता है, जश अभिप्राय तीसरा वर्ण जश कर दिया, दे कर दिया। आगे झल पर हो तो आगे झश पर, झश प्रत्यार आगे हो तो, झलों के स्थान पर जश कर दिया, आगे झश हो तो, देखिए यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण है ये, तो ये हो गया झलाम झस झसी की स्थिति। धकार से स्थाने धकारे कर दिया। अब संयोगांत से लोप सूत्र आता है, संयोगांत से लोप इस यकार का लोप करता है, लेकिन ये यकार का लोप होगा नहीं, यण प्रतिषेधो वाच्यम, आगे जो एक वार्तिक है वो इसका प्रतिषेध करेगा। ये इस यकार का लोप प्राप्त हमें इससे होता है, संयोगांत से लोप से। अब देखिए सिद्धि, अब जब हम करेंगे ये स्थिति हमारे सामने आ गई, तो शुद्ध्युपास्य क्या करेंगे, शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य करेंगे, शुद्ध्युपास्य करेंगे। यहां तो स्थिति ये थी जब हम अनचीचय सूत्र से द्वित्व करते हैं तब, और जब हम द्वित्व नहीं करेंगे तो ये स्थिति में शुद्ध्युपास्य, 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 ये दो स्थितियां हमारे सामने होती हैं, दोनों स्थितियां सही हैं। समझ गए छात्रों, इको यणची के स्थान पर इक के स्थान पर यण किया, अनिचीचय सूत्र में इस धकार को द्वित्व किया वैकल्पिक, और झलाम झस झसी सूत्र के द्वारा धकार को दकार किया, और संयोगांत से लोप से ये यकार का लोप प्राप्त था, किंतु यण प्रतिषेधो वाच्य जो हम आगे पढ़ेंगे उसके द्वारा इसका निषेध कर दिया जाता है। यण प्रतिषेधो वाच्य के द्वारा जो इसका निषेध कर दिया गया, परंतु वार्तिक के द्वारा लोप का निषेध कर दिया जाता है। ये जो वार्तिक है यण प्रतिषेधो वाच्य, इसके द्वारा इसका लोप कर दिया जाता है। छात्रों समझ में आया? इस सिद्धि को आप करके देखिएगा, इसको बार बार करके देखें, ये परीक्षा में पूछी जाती रही है। इस सिद्धि के माध्यम से हमने चारों सूत्रों, पांचों सूत्रों को स्पष्ट किया। फिर भी यदि छात्रों आपके मन में कोई जिज्ञासा है इस संदर्भ को, क्षमा कीजिए, वो यण प्रतिषेधो वाच्यम नहीं, यण प्रतिषेधो वाच्य है। यण प्रतिषेधो जो मैं बता रहा हूं वार्तिक, वो यण प्रतिषेधो
वाच्य है। यण प्रतिषेधो वाच्य इसी जो इस लोप का निषेध कर देता है। छात्रों समझ में आया? फिर भी इससे संबंधित आपको कोई समस्या हो तो आप मुझको संदेश के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। अगला, क्योंकि ये संधि का जो नए छात्र हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बार बार इसको देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगी। जो मैंने आज का गृह कार्य दिया है, अब 42 के 42 प्रत्याहारों की सूची बनाइए, टिप्पणी पुस्तिका में उसको लिखिए और इसका फोटो खींच करके ग्रुप पर सेंड कीजिए। चूंकि ये वेद भूषण के पाठ्यक्रम में है संधि प्रकरण, चूंकि संधि का विषय ऐसा है जो समग्र रूप से सभी छात्रों को ज्ञान होना इसका आवश्यक है। वेद भूषण हो, विभूषण हो, शास्त्रीय कक्षा के छात्र हो, संधि का ज्ञान सभी संस्कृत व्याकरण के छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने देखा है कि हमारे वेद विभूषण के कई छात्रों को भी, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्षों के छात्रों को भी संधि का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। वो भी इसको देखें और इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। चूंकि लघु सिद्धांत का प्रकरण सभी के लिए समान रूप से योग्य है, चूंकि परीक्षा में आगे की आप पूर्व शास्त्री की परीक्षा देंगे प्रवेश के लिए, उसमें प्रश्न पूछे जाते रहे हैं संधि के। तो छात्रों, ये संधि का प्रकरण आज हम इतना ही यहां तक पढ़ेंगे। कल कुछ और सूत्रों के साथ नया प्रकरण शुरू करेंगे। तब इस तक इसकी आवृत्ति कीजिए, इसके मूल पाठ को कंठस्थ कीजिए। जो मैंने आपको सिद्धि बताई है इसको सिद्ध कीजिए। इसमें और कुछ सूत्र लगेंगे, उनकी चर्चा हम कल के प्रकरण में करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।